Good morning, student. We were discussing about the active protection security. So today we will discuss about the firewall. So let's start. Firewall. Firewall is a system, hardware or software it may be, which act like a gatekeeper to protect computer or network from unauthorized access. Firewall की अगर हम लोग बात करें तो हर वो सिस्टम जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें एक प्रकार का फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट होता है। तो वो जो फायरवॉल होता है वो एक प्रकार का हार्डवेयर भी एज चाहे तो हार्डवेयर अलग से ला के लगा सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमेशा होता है। तो ये जो फायरवॉल होता है ये आपके सिस्टम को नेटवर्क के थ्रू अनऑथराइज तरीके से एक्सेस होने से रोकता है। तो फायरवॉल से आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज़ अ गेट कीपर। क्लियर है? इट मॉनिटर्स द नेटवर्क एक्सेस एज पर द रूल्स डिफाइंड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसका काम केवल सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस होने से रोकना ही नहीं है, इसके बजाय इसके अलावा ये क्या करता है कि ये मॉनिटर करता है उन सारी एक्टिविटी को जो नेटवर्क पे हो रही है, और उस एक्टिविटी को जो रूल्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। ऑल रिक्वेस्ट एंटरिंग और लीविंग द लेन पास थ्रू द फायरवॉल। जितनी भी रिक्वेस्ट आपके सिस्टम पर नेटवर्किंग के थ्रू आती है, लेन के थ्रू आती है, वो सारी रिक्वेस्ट के आने और जाने को भी कौन मेंटेन करता है? फायरवॉल मेंटेन करता है। विच एग्जामिन्स ईच रिक्वेस्ट एंड ब्लॉक दोज दैट डू नॉट मीट द सिक्योरिटी क्राइटेरिया। ये सारी रिक्वेस्ट को, आने वाली और जाने वाली सारी रिक्वेस्ट को क्या करता है? एग्जामिन करता है, साथ में उन रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है जो सिक्योरिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती। तो फायरवॉल एक प्रकार से गेट कीपर हो गया जो आपके सिस्टम पे आने वाले डेटा को और जाने वाले डेटा को नोटिस करता है, नोटिफाई करता है, उसको एग्जामिन करता है, और कुछ डेटा ऐसा या कुछ एक्सेस ऐसा जो बाहर की तरफ से आ रहा है और आपके सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी रोकने का काम कौन करता है? फायरवॉल करता है। नेक्स्ट वन इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और वी कैन से इट इज़ अ IDS। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको शॉर्ट फॉर्म याद करना है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं। इट इज सिस्टम विच आइडेंटिफाइज वेरियस टाइप्स इफ इंट्रूजन एंड मॉनिटर्स द यूजर एक्टिविटी एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। ये जो IDS होता है ये एक्चुअल में ये अलग से सॉफ्टवेयर होता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, और ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है? आपके सिस्टम में होने वाले इंट्रूजन को मॉनिटर करता है, आपके सिस्टम में होने वाली एडिशनल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। एडिशनल एक्टिविटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ एक्टिविटी जो यूज़र कर रहा है उसको तो ये अलाउ करता है, लेकिन कुछ एक्टिविटी जो बाहर से हो रही है उसको ये मॉनिटर करता है या यूज़र को बताता है। या नेटवर्क रिसोर्सेज अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस नेटवर्क रिसोर्सेज को किस प्रकार से यूज़ करना है ताकि हमारे सिस्टम पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए, उसको भी हमें बताने में हेल्प करता है। इट नोटिफाइज टू अथॉरिटीज़ इन केस ऑफ सस्पिशियस हैपनिंग्स। अगर आपके सिस्टम में कुछ भी सस्पिशियस हैपनिंग हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसको नोटिफाई करने का काम भी करता है। इट इज़ एडवांस सिस्टम देन फायरवॉल। हम लोग अगर इसको फायरवॉल का एडवांस सिस्टम बोलें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फायरवॉल जो काम करता है IDS भी एग्जैक्टली वही काम करता है, लेकिन उससे बढ़कर काम करता है। विच प्रोवाइड अ वॉच ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर सस्पिशियस एक्टिविटी। इसका काम क्या होता है कि इंटरनली या एक्सटर्नली कोई यूज़र अगर आपके सिस्टम में सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है तो ये उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। एंड एक्सेस फॉर नेटवर्क रिसोर्सेज, और नेटवर्किंग पर भी ये उसके मतलब नेटवर्किंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो बाहर से होने वाली एक्टिविटी को भी क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है। तो IDS जो होता है वो एक प्रकार से इंट्रूजन को डिटेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट। अब जो डिजिटल सिग्नेचर है और डिजिटल सर्टिफिकेट है इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाता है। आपको ये टॉपिक अच्छे से याद करना है क्योंकि ये दोनों इवन तीनों कुकीज़ भी अगर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, तो कुकीज़ भी एक प्रकार का इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट होता है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला। तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अपन पढ़ते हैं कि क्या है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर is a method for providing the authenticity
ऑफ अ मैसेज, डॉक्यूमेंट और अटैचमेंट सेंड थ्रू ईमेल। अब एक्चुअल में क्या होता है, अभी तक जब हम लोग फिजिकली बात करते हैं, मुझे अगर कहीं पर कुछ लेना देना करना है, कुछ लेन देन करना है, तो वो जो लेन देन मुझे करना है उसके लिए मैं लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। और लीगल डॉक्यूमेंट जो बनाए जाते हैं वो ऑब्वियस है कि उस पर सिग्नेचर वगैरह होते हैं और उस पर सारे सील लगे हुए होते हैं, और वो एक प्रकार का प्रूफ होता है, मेरे पास रिटर्न प्रूफ होता है कि मैंने सामने वाले व्यक्ति को इतना अमाउंट दिया है या उससे लिया है। ठीक है, तो जो भी लेन देन होता है उसके लिए हमारे पास फिजिकली क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। लेकिन जब यही लेन देन, यही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या फाइनेंशियल थिंग्स जब आपके सिस्टम पे होती है, तो उसको वेरीफाई कैसे किया जाए, उसको वेरीफाई करने का तरीका होता है डिजिटल सिग्नेचर का। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और वो फाइनेंशियल मैटर को बिलोंग करता है, तो आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या करेगा, एक प्रकार से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर देगा कि हाँ ये चीज़, ये जो डॉक्यूमेंट है ये वेरीफाइड है, और ये वेरीफाइड है इसका मतलब ये है कि आप इसको एज अ लीगल प्रोसेसिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पूरी मेथड होती है पूरी डिजिटली होती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, डिजिटल सिग्नेचर। इट इज़ कॉमनली यूज इन द फाइनेंशियल एंड लीगल ट्रांजेक्शन्स। डिजिटल सिग्नेचर का हम जनरली यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे भी फाइनेंशियल और लीगल ट्रांजेक्शन्स की बात होती है वहाँ पर हम लोग डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हैं। वेयर फॉर्जरी एंड टैम्परिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ पॉसिबल, या ऐसी जगह पर हम लोग डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हैं जहाँ पर धोखाधड़ी होने का या डॉक्यूमेंट के साथ हेरफेर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इट वर्क लाइक अ वैलिड सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन ऑन डॉक्यूमेंट विच इंश्योर्स रेसिपिएंट अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये जो डिजिटल सिग्नेचर की वर्किंग है, ये आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जब हम लोग कोई लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर फिजिकली साइन करते हैं, ये सिग्नेचर भी वैसा ही होता है, और यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है अगर इसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर किसी यूज़र द्वारा किया गया है। मतलब वो एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है अगर उस पर डिजिटल सिग्नेचर किए गए हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर आपको समझ में आया। मैं इसको अगर सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार का वेरिफिकेशन होता है जिस पे आपको डिजिटली साइन करना होते हैं, और डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करने के बाद एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसे आगे प्रोसेसिंग में यूज़ किया जा सकता है। और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो फॉर्जरी होती है, जो टैम्परिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, उससे बचा जा सके। क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट की। अब डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो डिजिटल सर्टिफिकेट और वी कैन से पब्लिक की सर्टिफिकेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट विच यूजेस डिजिटल सिग्नेचर एंड रिक्वायर अ पब्लिक की और पासवर्ड टू ओपन और encode a document. It verifies and ensures that document belongs to an authorized individual or organization. डिजिटल सर्टिफिकेट जो होता है, जिसको हम लोग पब्लिक की सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर किए हुए होते हैं। और जब आप इस डिजिटल सिग्नेचर किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको कोई पब्लिक की या पासवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो पब्लिक की और पासवर्ड होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट। मतलब अगर मुझे किसी ने डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट भेजा है तो मुझे उसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई पब्लिक की या पासवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, और वो जो पब्लिक की या पासवर्ड है वो क्या कहलाएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट कहलाएगा, ताकि मैं ऑथेंटिकेट हो जाऊँ कि मैं उस डॉक्यूमेंट को खोल सकता हूँ या मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। इट वेरीफाइज एंड एंश्योर्स दैट डॉक्यूमेंट बिलोंग टू एन अथोराइज्ड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे वही बात मैंने अभी आपको बोली कि डिजिटल सर्टिफिकेट आपको क्या इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा कि आप अथोराइज्ड पर्सन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप इस पर्टिकुलर डिजिटल सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हो। तो ये जो कंसेप्ट है डिजिटल सिग्नेचर का और डिजिटल सर्टिफिकेट का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके ऊपर मतलब हमारी अगर डिजिटल लाइफ में बात करें, कंप्यूटर लाइफ में इसकी बात करें, तो इसका यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको इसके नंबर मिल सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से समझ लें और लिख दें। आपको लिखना अपने वर्ड्स में ही है, जैसा आपके सामने लिखा है इसको केवल आपको समझने के लिए लिखा है।
आप इसको पढ़िए, समझिए और अपने वर्ड्स में लिखिए। आप इसको अपने वर्ड्स में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? और लास्ट होता है हमारे पास कुकीज़। Cookies is a small text file containing information regarding a website preferences or some private data of user। Cookies की अगर मैं बात करूं तो cookies क्या होती है? ये छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एक वेबसाइट में एज अ यूज़र डेटा ज़रूरत होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के बेसिस पे बताना चाहूँ तो अगर आपने कोई फॉर्म फिलअप किया है तो आपका नेम, फादर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका जीमेल आईडी, आपका एड्रेस, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो ब्राउज़र है उसी में जाके सेव हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई फॉर्म फिलअप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको एक ऑप्शन देगा। जब भी आप नेम फिल करेंगे तो नीचे ऑप्शन देगा कि आप ये वाला नाम भी फिल कर सकते हैं। आप जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे, आप मोबाइल नंबर डालने के फर्स्ट डिजिट डालेंगे वैसे ही आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको ये वाला नंबर यूज़ करना है, तो आप केवल उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये एक प्रकार से क्या बन गई? कुकीज़ बन गई। ठीक है, ये एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है जो ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाती है। अब ये जो कुकीज़ होती है ये, अब जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, आप एक ही सिस्टम बार बार यूज़ करते हो और उस सिस्टम में आप बार बार आईडी और पासवर्ड डालते हो तो वहाँ पे आईडी बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाता है। आपने अपने नेम का या अपने आईडी का जो फर्स्ट लेटर लिखा वैसे ही आपकी पूरी आईडी आ जाती है, कितनी बार पासवर्ड भी आ जाता है। तो ये सब कहाँ जाके सेव होता है? ब्राउज़र में सेव हो जाता है। और ब्राउज़र क्या करता है? इस फाइल को बार बार रीयूज़ करता है आप जितनी बार एक्सेस करते हो। मतलब आपको बार बार आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं बचती। ठीक है, तो ये कुकीज़ एक छोटी सी फाइल होती है जो ब्राउज़र में सेव हो जाती है और इसमें आपकी पर्सनल और प्राइवेट डेटा क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। इट इज़ प्लेस्ड इन द सिस्टम बाय वेब सर्वर एंड यूज बाय द वेब ब्राउज़र टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट विजिटर। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड सेशन ट्रैकिंग। Some cookies may violate privacy by transferring users' private data like name, password, etc. So cookies should be monitored while accessing website on the internet. अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँ कि कुकीज़ जो होती है ये कैसे क्रिएट होती है। ये वेब सर्वर क्रिएट करता है। कहाँ पे क्रिएट करता है? जो क्लाइंट है उसके वेब ब्राउज़र के ऊपर, ताकि वहाँ पे जो भी विजिटर आए हैं उनकी इंफॉर्मेशन क्या की जा सके? एक्सेस की जा सके, या जो विजिटर है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके कि उसको सारी चीज़ें पूरी वापस से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप क्या होती चली जाती है, अपने आप टाइप होती चली जाती है। ठीक है, और कितनी बार इसका यूज़ किया जाता है? ऑथेंटिकेशन या सेशन ट्रैकिंग के लिए। सेशन ट्रैकिंग मतलब अगर आपने कोई वेबसाइट खोल रखी है और लॉन्ग टाइम तक आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो उसका सेशन ख़त्म हो जाता है। सेशन ख़त्म होने का मतलब होता है कि आप उस वेबसाइट से या उस पर्टिकुलर पोर्टल से आप बाहर आ गए और अब आपको अगर उसको एक्सेस करना है तो आपको वापस से आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें होती है ये सब ट्रैक करने के लिए भी हम लोग कुकीज़ का यूज़ करते हैं। और कुछ कुकीज़ का यूज़ होता है कि हम लोग प्राइवेट डेटा जो होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर सेव हो जाता है, जैसे आईडी और पासवर्ड, उससे हम यूज़र का डेटा भी एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो कुकीज़, जब भी मैं आपको एक पर्सनल राय अगर यहाँ पे दूँ तो आप जब भी कोई अपना पर्सनल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुकीज़ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं पर पब्लिकली कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कुकीज़ को, जब भी आप वहाँ से निकले तो कुकीज़ को डिलीट करके आए, क्योंकि कुकीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट आपके आईडी और पासवर्ड क्या हो जाते हैं? सेव हो जाते हैं। हम जब भी किसी पोर्टल के ऊपर आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो एक छोटा सा पॉपअप मैसेज आता है कि यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड और आईडी, तो हमेशा उसको नो कीजिए, उसको कभी भी यस मत कीजिए, क्योंकि आपका आईडी और पासवर्ड अदरवाइज़ वहाँ जाके सेव हो जाएगा और फिर उसको बाद में जो भी उस सिस्टम पे बैठेगा वो कुकीज़ को ओपन कर सकता है। अब अगर आपके दिमाग में ही चल रहा है कि हम तो किसी सिस्टम से उठें तो हम वहाँ पे ब्राउज़र को ही डिलीट कर दें तो कुकीज़ डिलीट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कुकीज़ की जो लॉग फाइल होती है वो कहाँ पे सेव होती है? आपके सिस्टम के सी ड्राइव के अंदर। तो अगर आपने अगर ब्राउज़र को डिलीट भी कर दिया तो कुकीज़ डिलीट नहीं होती। जब भी उस सिस्टम पे वापस से ब्राउज़र को इनेबल किया जाएगा या इंस्टॉल किया जाएगा तो वो कुकीज़ वो कुकीज़ क्या हो जाएगी? फिर से एक्टिवेट हो जाएगी और फिर से जाके ब्राउज़र में सेव हो जाएगी। तो कुकीज़ की जो फाइल होती है, एक्चुअल फाइल जो अपन बोल सकते हैं कि उसका जो बैकअप होता है वो आप उसी सिस्टम के सी ड्राइव के अंदर होता है। तो अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जो कि सिक्योर तरीका आपको भी नहीं लग रहा है
या आप लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपका सिस्टम सिक्योर वे में नहीं रखा हुआ है, तो वहाँ पर अपने सिस्टम को यूज़ करने के बाद कुकीज़ को डिलीट कर दीजिए। अदरवाइज़ आपके साथ कुछ भी फाइनेंशियली क्राइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या आपका अकाउंट हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुकीज़ के बेसिस पे क्या किया जा सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। और अगर आप आपका सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो कुकीज़ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपको हेल्प करेगी। आपको बार बार अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में फीडअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप फिलअप हो जाती है। और वो फिल कैसे होती है, कुकीज़ के कारण, क्योंकि कुकीज़ में कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बार बार जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती चली जाती है और वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम भी आती है। तो ये अभी हमने क्या देखा, एक्टिव प्रोटेक्शन देखा, जो हमारे सिस्टम को हमें देना होता है ताकि क्या हो सके, हम सिस्टम को सिक्योर बना सकें। अब इसके बाद वाले जो स्लाइड है या जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स की, कि अगर हमें हमारे सिस्टम को प्रिवेंट करना है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से नेटवर्क की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तो हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करना चाहिए ताकि क्या हो, हमारा सिस्टम हैक होने से बच सके या हमारा सिस्टम करप्ट होने से बच सके या हमारे सिस्टम में वायरस और वॉर्म्स जो हमने पढ़े थे उनसे हमारे सिस्टम को बचाया जा सके। तो अब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनेगा या हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स: इंस्टॉल एन इफेक्टिव एंड रिलायबल एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर प्रोग्राम्स इन योर पीसी। आपको क्या करना चाहिए कि जब भी सबसे पहला काम, अगर आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसमें एक रिलायबल और इफेक्टिव एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि हम, या कोई ऐसा स्पाईवेयर उसमें आपको डालना चाहिए कि अगर कोई उसमें हैक करने की कोशिश करे या आपके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करे तो आपके पास क्या आ जाए, एक मैसेज आ जाए या एक पॉपअप मैसेज जनरेट हो जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके सिस्टम पर कोई थ्रेट मतलब आया है या कोई वायरस ने आपके सिस्टम पर अटैक किया है। सेकंड वन इज़ कीप योर एंटीवायरस प्रोग्राम अपडेट। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट था कि हमें कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए या कोई एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम हमें इंस्टॉल करना चाहिए, लेकिन कितनी बार जो स्टूडेंट्स होते हैं या आप लोग हैं या काफ़ी लोग, मैं सभी के लिए ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग एंटीवायरस तो इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन उसको अपडेट नहीं करते हैं। और जब हम लोग सॉफ्टवेयर्स को या एंटीवायरस को अपडेट नहीं करते तो वो आने वाले जो लेटेस्ट वायरस हैं उनको जज नहीं कर पाता या उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि एंटीवायरस भी डे बाय डे क्या होते हैं, अपडेट होते हैं, और जो वायरस होते हैं वो भी डे बाय डे अपडेट होकर आपके सिस्टम पर अटैक करते हैं। तो अगर आप अपने एंटीवायरस को अपडेट नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होगी कि आपका जो एंटीवायरस है वो वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और वायरस डिटेक्ट नहीं होगा तो आपके सिस्टम में एंटीवायरस होने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने अपने सिस्टम को थ्रेट से बचाने के लिए या होने वाली प्रॉब्लम से बचाने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर लिए हैं उन प्रिवेंटिव मेजर को भी आपको टाइमली अपडेट करना चाहिए। थर्ड वन इज़ थिंक ट्वाइस बिफोर डाउनलोडिंग एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। ऑलवेज डाउनलोड फ्रॉम द ट्रस्टेड साइट्स। आप लोग हमारे लाइफ में आजकल इतना इजी हो गया है नेट कनेक्शन, और फिर वहाँ नेट कनेक्शन से डेटा को डाउनलोड करना। हम लोग कुछ भी हमारे फेवर की चीज़ें इंटरनेट पर देखते हैं और उसको डाउनलोड कर लेना चाहते हैं, लेकिन डाउनलोड करने के पहले, कोई भी डेटा डाउनलोड करने के पहले आपको कम से कम 2 बार सोचना चाहिए कि आप लोग जो डेटा डाउनलोड कर रहे हैं वो कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है और किस प्रकार से डाउनलोड हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम लोग प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे कि अगर आप लोग कोई वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ से कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकता है, डाउनलोडिंग हो सकती है, अपलोडिंग हो सकती है, तो हमेशा उस वेबसाइट के ऊपर आप लोग क्या देख लीजिए कि वो जो उसका प्रोटोकॉल है वो HTTPS लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि अगर वो S नहीं लिखा है तो वहाँ से कुछ भी डेटा डाउनलोड करना या वहाँ पर कुछ भी अपलोड करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसी कारण से आपको बार बार कहा जाता है कि अगर आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोडिंग कर रहे हैं
तो हमेशा जो ट्रस्टेड साइट से केवल उन्हीं का यूज़ करें। फोर्थ वन इज़ बी केयरफुल वाइल ओपनिंग ईमेल्स। ईमेल्स के थ्रू फिशिंग की प्रोसेस होती है। मैंने आपको अभी जब अपन अलग अलग वायरस के टाइप पढ़े थे उसमें हमने एक फिशिंग पढ़ा था। फिशिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हैकर्स होते हैं वो क्या तरीका यूज़ करते हैं, आपको ऐसी ऐसी लिंक भेजते हैं जो आपके लिए अट्रैक्टिव होती है। आप उससे अट्रैक्ट होकर उस लिंक को ओपन करते हैं और जैसे ही लिंक को ओपन करते हैं आपके फेवर की चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं और उन फेवर की चीज़ों को और एक्सेस करने के लिए आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं और आपके जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो कहाँ चले जाते हैं, हैकर्स के पास, और हैकर्स उन्हीं लॉगिन आईडी पासवर्ड का मिसयूज़ करता है। तो ईमेल पे आने वाले जो मेल है उनको आप ओपन करें, लेकिन उनको ओपन करने के पहले भी आपको थोड़ा सा सिक्योर होना ज़रूरी है। आपको अपने लिए कंफर्म होना ज़रूरी है कि वो जो मेल आया है वो मेल किसी प्रॉपर सिक्योर वेबसाइट से या किसी सिक्योर पर्सन की तरफ से आया है, तो ही उस मेल को ओपन करिए। अनवांटेड जो मेल्स होते हैं या जो एडवर्टीजमेंट के मेल होते हैं उन मेल्स को ओपन ना करें और सडनली किसी भी अट्रैक्टिव मेल के आने पर उससे अट्रैक्ट ना हो। पहले कंफर्म कर ले कि वो मेल कहाँ से आया है, कैसे आया है और किस रीज़न से आया है। फिफ्थ वन इज़ इम्प्लीमेंट प्रॉपर सिक्योरिटी पॉलिसी। देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, हमारे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल होता है और बहुत सारे सिक्योरिटी के फीचर्स भी इनबिल्ट होते हैं। जब हम लोग सिस्टम यूज़ करते हैं तो वो फायरवॉल या जो सिक्योरिटी के अलग अलग जो फीचर होते हैं वो हमें बार बार बीच में पॉपअप मैसेज देते रहते हैं कि आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करो, आप यहाँ पे इसको ओपन करो, इसको बंद करो, ये थ्रेड्स है, ये कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, ये ऐसा है। तो उस कंडीशन में हम क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं और फायरवॉल को और दूसरे सिक्योरिटी रीजन्स को हम शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन इन मीन्स मतलब उसको बंद करके रख देते हैं ताकि हम लोग पॉपअप, जब हम लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो बार बार पॉपअप मैसेज जनरेट ना हो, क्योंकि हम लोग इरिटेट होते हैं। और उसी का फ़ायदा उठाया जाता है हैकर्स के द्वारा। हैकर्स जिस भी सिस्टम में फायरवॉल और बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स जिसमें डिसेबल होते हैं उन सिस्टम को इजीली अपना शिकार बना सकते हैं। इसलिए अगर आपके सिस्टम में सिक्योरिटी पॉलिसी है, फीचर्स है, तो उनको यूज़ करिए और उनको ऑन रखिए। उसको ऑफ रखना आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ प्रॉपर फाइल एक्सेस परमिशन व्हेन इट इज़ बीइंग शेयर्ड अमंग यूजर्स। अगर आप लोग नेटवर्किंग पर फाइल्स को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो हर फाइल के ऊपर प्रॉपर फाइल एक्सेस परमिशन को अप्लाई कीजिए कि कौन सी फाइल कौन एक्सेस कर सकता है। और एक्सेस करने के भी अलग अलग तरीके हैं, कौन उसको रीड कर सकता है, कौन उसमें एडिटिंग कर सकता है, कौन उसमें चेंजेस कर सकता है। ये सारी परमिशन आप जो फाइल एक्सेस परमिशन होती है उसमें जाकर दे सकते हैं। मतलब आप जो भी फोल्डर, जो भी डेटा, जो भी फाइल आप शेयरिंग मोड पर रखते हैं उन पर फाइल एक्सेस परमिशन ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आपने कोई फाइल ऐसी शेयर की जिसमें आपने सामने वालों को पूरी अथॉरिटी दे दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो डेटा को अगर चेंज कर दिया तो फिर उस कंडीशन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो डेटा वापस से रिकवर नहीं होगा जो आपने पहले मेंटेन किया हुआ था। तो अगर आप किसी के साथ कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई डॉक्यूमेंट अगर शेयर करना चाहते हैं तो उसको ऊपर फाइल एक्सेस परमिशन ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ फिल्टर यूटिलिटी टू गेट ऑफ स्पैम और जंक मेल। आप आपके मेल आईडी पर आपके जितने पोर्टल है, भले वो याहू का मेल हो, भले वो जीमेल हो, भले वो लाइव अकाउंट हो, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हो, जितने भी अकाउंट आप लोग यूज़ करते हैं उनमें फ़िल्टर की जो यूटिलिटी है उसको ज़रूर अप्लाई करें। इवन आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उसमें भी फ़िल्टर की फैसिलिटी आपको मिलती है। उस फिल्टर की फैसिलिटी को यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि अनवांटेड जो मेल होते हैं या जो जंक ईमेल्स होते हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे और अननेसेसरी वो आपके जो पोर्टल है उसके ऊपर स्पेस को कवर नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो जंक ईमेल होते हैं ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम में या आपके पोर्टल पर अनवांटेड या अननेसेसरी स्पेस को कवर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है आपका मेल भी स्लो चलने लगता है। दूसरा ये कि अनवांटेड मेल जब वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो आपके काम के मेल नहीं आ पाते, क्योंकि आपको भी पता होगा कि हर पोर्टल की एक लिमिट होती है। उस लिमिट के ऊपर के जो मेल होते हैं वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट होते चले जाते हैं।
तो उस कंडीशन में अनवांटेड मेल आपके मेल आईडी पे रह जाएंगे, और जो वांटेड मेल है या जो आपके डिज़ायरेबल मेल है वो डिलीट हो जाएंगे। तो इस कारण से जो अनवांटेड मेल है उनको पहले ही डिलीट कर दें या फिल्टर लगा दें, ताकि वो मेल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होते चले जाए, सेल्फ डिलीट होते चले जाए। नेक्स्ट वन इज कीप योर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एक्सेट्रा प्राइवेट। आपके जितने भी ईमेल आईडी होते हैं या जितने भी आपके मेल एड्रेसेस है उनको प्राइवेट रखिए। इसका भी कुछ रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को प्राइवेट रखने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग ईमेल और पासवर्ड कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग हमारी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डेटा हम लोग कहीं पर मेंटेन करते हैं। तो उसके जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड होते हैं उसको प्राइवेट इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर आपने पासवर्ड किसी को ओपन कर दिया या अपना ईमेल आईडी ओपन कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सामने वाला उसका मिसयूज़ कर सकता है। अब कितने ही लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग लोगों को ईमेल बता दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, पासवर्ड भी ना बता रहे हैं। लेकिन अगर आपका ईमेल भी किसी को पता है और वो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज भी रखता है तो इजीली आपके पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। इवन मान लेते हैं कि ज़्यादा उसको अच्छा पक्का मतलब इतना अच्छा हैकर नहीं है जो आपके सिस्टम को हैक कर सके, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत क्लोजली जानता है, ठीक है, और उसको आपका ईमेल आईडी पता है और वो आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है, तो वो आराम से जज कर सकता है, इजीली गेस कर सकता है कि आपने पासवर्ड क्या रखा होगा। तो इसी कारण से मतलब हम लोग ये नहीं सोचे कि सामने लोग पासवर्ड नहीं पता, केवल हमारा ईमेल आईडी पता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। कोशिश करें कि अपना ईमेल आईडी भी जो है वो प्राइवेट रखें, वो ओपनली कहीं पर भी मेंशन ना करें। पासवर्ड तो आपको मेंशन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ईमेल आईडी भी आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उसको हाइड करके रखना चाहिए। दूसरी बात ये, पासवर्ड जब अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में भी, मैंने जब ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन की बात की थी तब भी मैंने आपको कहा था कि पासवर्ड जब भी आप लोग रखें हमेशा ऐसे कीवर्ड या ऐसे नंबर नहीं रखें जो आपसे जुड़े हुए हो, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है उसको इजीली गेस किया जा सकता है, इजीली उसको क्रैक किया जा सकता है। लेकिन जैसे पासवर्ड अगर आपको रखना है तो हमेशा अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स इनका यूज़ करिए, ताकि क्या हो सके आपका पासवर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहे और उसको इजीली गेस ना किया जा सके। कभी भी ऐसे पासवर्ड मत रखिए 1 2 3 4 5 या आपका नाम रख दिया या आपका डेट ऑफ बर्थ रख दिया या आपका मोबाइल नंबर रख दिया। 80% नहीं 70% मैं कह सकता हूँ, 70% जो यूज़र होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सारी चीज़ों के पासवर्ड इसी टाइप से रखते हैं, या तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर या 1 से लेकर 6 तक के नंबर या उनके रिवर्स ऑर्डर या मोबाइल नंबर, मोबाइल का रिवर्स नंबर या डेट ऑफ बर्थ या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस जो वो बार बार बोलते हैं। तो इस टाइप के पासवर्ड रखना आपके लिए बहुत 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 हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के पासवर्ड को इजीली क्रैक किया जा सकता है। जो हैकर होते हैं वो जनरली पहले यही इन्फॉर्मेशन पासवर्ड में डालते हैं, और जैसे ही ये पासवर्ड अगर मैंने जैसा आपको कहा 70% यूजर्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो पासवर्ड इतने इजी रख देते हैं कि इजीली उसको क्रैक किया जा सकता है, और फिर वो सोचते हैं कि हमारा सिस्टम हैक हो रहा है या हमारा डेटा लीक हो रहा है, तो ये ऑब्वियस ही ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जब भी पासवर्ड रखें थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सिक्योर होगा। और फिर दूसरी बात है कि अगर आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं फिर तो आपको पासवर्ड के मामले में बहुत ज़्यादा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटा एक बार लीक हो जाए लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस आपका ज़्यादा क्रिएट हो सकता है अगर बैंक के पासवर्ड आपके लीक हो जाते हैं। क्लियर है? तो बैंकिंग पासवर्ड जब भी रखें उसको तो आप बिल्कुल सिक्योर वे में जाकर ही रखें, और दूसरा ये कि वो पासवर्ड इतने लेंथ के और उसमें अल्फ़ाबेट और डिजिट के इंक्लूजन होना चाहिए कि इजीली उसको कोई भी क्रैक ना कर सके। नेक्स्ट वन इज इंस्टॉल फायरवॉल टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फॉर्म अ प्राइवेट नेटवर्क। देखिए, मैंने अभी इसके पहले भी एक बार ये बात बोली थी कि आपके सिस्टम में फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, और कुछ एडिशनल फायरवॉल हम लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा सिस्टम क्या होता है, सिक्योर हो जाता है। तो आपका जो बेसिक फायरवॉल है आपको तो उसको हमेशा ऑन रखना ही चाहिए। साथ में अगर आप लोग एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो अगर आपने कोई एडिशनल फायरवॉल उसमें इंस्टॉल कर रखा है तो उसको भी ऑन रखिए।
इनसे आने वाले जो पॉपअप मैसेजेस है उनको आपको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि इनसे होने वाली जो इरिटेशन है वो किसी हद तक बियरेबल होती है, लेकिन इनके अब्सेंस में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो बियरेबल नहीं होती। तो कोशिश करिए कि अगर आपने फायरवॉल को इंस्टॉल कर रखा है तो उसको आप हमेशा एक्टिवेट ही रहने दीजिए। इवन आपने कोई बाहर से कोई एडिशनल फायरवॉल अप्लाई कर रखा है तो उसे भी आप ऑन ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वन इज़ डिसेबल कुकीज़ टू अवॉइड मिसयूज़ ऑफ प्राइवेट डेटा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कुकीज़ आप लोग यूज़ करते हैं, मतलब आप लोग तो यूज़ नहीं करते डायरेक्टली, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो जो ब्राउज़र होता है उसमें कुकीज़ इनेबल होती है। तो जैसे ही आप अपना प्राइवेट डेटा डालते हैं वो कुकीज़ आपके प्राइवेट डेटा को कैप्चर कर कर सेव कर कर रख लेती है। तो अगर आप अपना पर्सनल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तब तक तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कुकीज़ आपकी हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक सिस्टम पर बैठते हैं या पब्लिक सिस्टम का यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र की कुकीज़ को आप लोग या तो रिमूव कर दीजिए, और वहाँ से अगर आप रिमूव कर देते हैं तब भी वो कुकीज़ कहीं ना कहीं एज अ बैकग्राउंड जो सेव हो जाती है वो सी ड्राइव के अंदर सेव होती है। या तो आप उसकी लॉग फाइल डिलीट कर दीजिए, या कुकीज़ के कारण आने वाले जो पॉपअप मैसेज है उनको हमेशा नो करते रहिए, ताकि आपकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कुकीज़ में जाकर सेव नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने जो सिस्टम है, अपनी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो किसी पब्लिक सिस्टम पर जाने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, डिसकनेक्ट इंटरनेट व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। अब कितनी बार ऐसा होता है कि मैंने मेरा सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ और उसमें मैंने फेसबुक खोला और मैं उसको बंद किए बिना ही सिस्टम को शट डाउन कर देता हूँ या लिट डाउन कर देता हूँ, और वो नेट भी चालू रहता है, फेसबुक भी चालू रहता है। मैंने जीमेल ओपन किया, जीमेल को मैं कितनी बार बिना लॉग आउट किए ही लिट डाउन कर देता हूँ या सिस्टम को शट डाउन कर देता हूँ, तब भी मेरा जो जीमेल है वो एक्टिवेट रहता है। अब ये सब चीज़ें अगर पर्सनल सिस्टम पर होती है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यही चीज़ें अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाकर करते हैं या किसी पब्लिक सिस्टम पर आप ये जीमेल ओपन कर कर उसको बिना लॉग आउट किए वहाँ से उठ जाते हैं, या आपका फेसबुक अकाउंट है या आपका कोई बैंकिंग अकाउंट है और आप उसको लॉग आउट किए बिना वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तो ये आपकी जो आपने जो किया है ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकता है। हो सकता है आपका अकाउंट हैक कर लिया जाए, हो सकता है आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाए, हो सकता है आपके अकाउंट से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर लिया जाए। तो कोशिश कीजिए कि आप जहाँ से भी अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, भले वो आपका प्राइवेट सिस्टम क्यों ना हो, लेकिन आदत डालिए कि आपके अकाउंट को आप लॉग आउट करें, उसके बाद ही सिस्टम छोड़ें। लॉग आउट करने से कुछ हद तक आपका सिस्टम आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर हो जाता है और होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनसे बचा जा सकता है। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।